नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है। सोमवार को सदन की कार्यवाही प्रभावित रही थी। शुक्रवार से गतिरोध बना था। 2 दिन की ब्रेक के बाद सोमवार को हंगामा हुआ था, लेकिन मंगलवार को यह गतिरोध टूट गया है और इस गतिरोध के टूटने के बाद विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में नॉर्मल रूप से हिस्सा लिया है। आज जो इस चर्चा सारी हुई, इस चर्चा में जो बातें सामने निकल के आई हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन जो मूल क्वेश्चन हिमाचल में चल रहा है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने कुछ हिंट किया है। देखिए, राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को पेंशन और सैलरी अभी तक नहीं मिली है। 3 तारीख हो गई है और आज मुख्यमंत्री ने एक हिंट किया है कि आने वाले दिनों में सैलरी और पेंशन का शेड्यूल क्या रहने वाला है। इस पे आपके साथ विस्तार से बात करेंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा में स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट कब होगी, कैसे होगी और इसका मकसद क्या है, ये एक सवाल है। किस पेनल्टी से कर्मचारी अब डरे हैं जिन्होंने आज सवाल उठाया है, और राज्य के सचिवालय के कर्मचारियों ने जिन्होंने हाल ही में सरकार का भी नोटिस भी झेला, उन कर्मचारियों ने बजट पारित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। वो भी एक बात आपके साथ करेंगे। एक बात करेंगे रिटायरमेंट एज पर अब हलचल क्या है, जो आज एक अपडेट हमारे सामने आई है वो, और पेंशन बंद करने का विधेयक विधानसभा के पटल पर आज रख दिया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, 2 तरह के प्रावधान हैं और ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन क्या बताए गए हैं, उनको आपके साथ अलग से बात करेंगे। जहां तक बात कैबिनेट से पहले सीएलपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी सचिव विधानसभा में शुरू हुई है और इसके बाद यह तय होगा कि सेशन के दौरान कैबिनेट की बैठक होगी या नहीं, और अगर होगी तो विधानसभा के बिजनेस में क्या बदलाव करने की जरूरत है। 24 पोस्ट कोड पर विधानसभा में सरकार ने आज जवाब दिया है। इस जवाब में पोस्ट कोड 980 जो कला अध्यापक वाला है उस पर क्यों खतरा लग रहा है वो मैं आज आपको रिप्लाई के आधार पर बताऊंगा। जेओए लाइब्रेरी की भर्ती को लेकर सरकार ने जवाब दिया है। जेओए आईटी 817 को लेकर एक फाइल आज विधानसभा आई थी राज्य सचिवालय से, जो नियुक्तियां होनी है 1841 उम्मीदवारों की, अभ्यर्थियों की जिनका रिजल्ट घोषित हो गया है, उसमें क्या ट्विस्ट है एक वो आपको बताएंगे। टेट का रिजल्ट आ गया है, कैसा रहा है वो बात करेंगे। शास्त्री भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी हैं आज विधानसभा में आए थे, शिक्षा सचिव से मिले, शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे। विधानसभा किस सेशन के दौरान ही हो सकता है मुख्यमंत्री से भी मिलें। ओबीसी बैकलॉग पर एजुकेशन में एक सवाल विधानसभा में आज लगा था। वाटर सेस में कितना कमाया सरकार ने, वो एक बात आंकड़ा सामने आया है। टांडा मेडिकल कॉलेज पर सवाल उठा है केवल सिंह पठानिया जो विधायक हैं शाहपुर के, उनके सवाल के जवाब में, और इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं, जो इंक्वायरी का आश्वासन विधानसभा के अंदर दे दिया है, और जो गतिरोध टूटा है उसकी वजह क्या है, और जो मुख्यमंत्री ने शराब की जो ऑक्शन को लेकर एक बात सदन के भीतर आई थी उसको लेकर भी आज जवाब दिया है। नई बात यह भी है कि आज विधानसभा में मीडिया को 2 बार हिदायतें दी गई। आप ये कहिए, एक बार विधानसभा स्पीकर की तरफ से, वो कल की रिपोर्टिंग को लेकर था, खासकर जो ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आया था उसके रूलिंग के दौरान, और दूसरा शराब जो ऑक्शन है उसको घोटाला शब्द साथ में कहने को लेकर जो बात मुख्यमंत्री ने कही। आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें आप और भी देख सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम में प्रेशर चल रहा है या जो अभी सैलरी पेंशन फाइनेंशियल चीजों को लेकर बातें चल रही हैं उसमें भी इस तरह की बातें और देखने को मिल सकती हैं। इन सारी चीजों के बीच में विधानसभा की आज की प्रक्रिया के हिसाब से बात करेंगे, और जो गतिरोध आज टूटा है उस गतिरोध के बाद आने वाले दिनों में जो अब बिजनेस है वो किस तरह का रहेगा। और जितनी चर्चा आज विधानसभा में हुई, इस चर्चा के बावजूद विधानसभा के भीतर ना विपक्ष सरकार से यह जवाब ले पाया कि कर्मचारियों को सैलरी कब मिलेगी, पेंशनरों की पेंशन कब आएगी, ना ही राज्य सरकार की ओर से आज ये जवाब दिया गया है। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने बाहर मीडिया ब्रीफिंग में कहा वो बात जरूर सुनने वाली है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को देख रहे हैं, ये आर्थिक संकट है भी कि नहीं, और जो स्टेटमेंट सीएम देने वाले हैं उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि जो आने वाले दिनों में जो शेड्यूल है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का, उसमें क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, आज 0 आवर की भी एक अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो गतिरोध टूटा है।
फ्राइडे को जो भाजपा विधायक हैं उन्होंने, इंद्रदत्त लखनपाल ने यह सवाल उठाया था कि स्पीकर ने किसी कार्यक्रम में ये कहा है कि जो भाजपा के विधायक 6 की गर्दन कट गई है और 3 जो हैं वो आरए के नीचे हैं। इस स्टेटमेंट के लिए अपने शब्द वापस लेने की बात कही थी। ये मामला है शुक्रवार का। स्पीकर ने तब कहा कि अंदर और बाहर के व्यवहार में डिफरेंस होता है, लेकिन उसके बाद जो मीडिया में बात कही उसको लेकर विपक्षी दल के विधायक बिफर गए थे और कल भी काम नहीं चला। लेकिन आज क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से वार्ता हुई, फिर जब हाउस चला तो प्रश्नकाल को स्थगित करके विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया गया। हालांकि ये नियमानुसार या नियम में इस तरह का प्रावधान नहीं था, ये जो परंपराएं उस तरह की हैं उनको कोट करके ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसकी चर्चा के दौरान सारी चीजें हुई। अल्टीमेटली ये हुआ कि स्पीकर ने भी कहा कि मैंने जो सदन में मैं निष्पक्ष हूं, मैं लोकतंत्र में भरोसा रखता हूं और डेमोक्रेट की तरह व्यवहार करता हूं। सदन के बाहर जो उन्होंने कहा वो एक राजनीतिक बयान था और ये उस दौर में दिया गया बयान है जब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आज नहीं तो कल गिर जाएगी। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो सदन से बाहर मीडिया ब्रीफिंग में अपनी बात कह देंगे। ये बात कही, इसके मतलब इसके बाद सारी सहमति हो गई। हालांकि विधानसभा के अंदर तर्क वितर्क कई हुए। जयराम ठाकुर ने बात कही, विपिन परमार ने कही, सतपाल सत्ती ने कही। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देरा से जो विधायक बनी है वो आज पहली बार विधानसभा आई थी, क्योंकि रिश्तेदारी में एक निधन हो गया था, उसके बाद ये नहीं आ पाई थी। इसीलिए भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने भी अपनी भाषा, अपने एग्रेशन, उस तरह की शालीनता का प्रदर्शन किया। इस सारी चीजों के बीच में लगभग ये सहमति बन गई कि सदन को चलना चाहिए और मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया कि विपक्ष के विधायक जो भी जिस भी नियम में चर्चा चाहते हैं उनको अलाउ कर दिया जाए और उनको इस चर्चा में बोलने का मौका दे दिया जाए। इसके बाद सदन की कार्रवाई के बाद, क्योंकि स्पीकर ने यह कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रश्नकाल जो बीच में कई बार नहीं हो पाया और प्रश्नकाल के बाद भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत बहुत सारे मामले नहीं लिए जा सकते, इसीलिए कल से विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद यानी कि 11 से 12 बजे के बाद आधे घंटे के लिए 12:30 बजे तक 0 आवर शुरू करने की परंपरा को शुरू किया जाएगा। आज उन्होंने कहा कि अगर इसमें सरकार या विपक्ष की तरफ से कोई रिजर्वेशन होगी तो उस रिजर्वेशन को कल वो एड्रेस करेंगे विधानसभा के अंदर ही। लेकिन यह प्रक्रिया विधायकों को जनहित के मामले उठाने के लिए दी जा रही है एक विकल्प के तौर पर, तो यह व्यवस्था अंदर बदलेगी। अब टांडा मेडिकल कॉलेज में क्यों सवाल उठा है? दरअसल जो केवल सिंह पठानिया है, शाहपुर के कांग्रेस के विधायक, उनके जो एक डेथ हुई है वहां पर और ये सांप के काटने के कारण हुई है। इनके सहपाठी थे, उनकी ये डेथ हुई। लेकिन इन्होंने विधानसभा के अंदर जो आरोप लगाया कि टांडा मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर ना मिलने के कारण ये डेथ हुई। 92 वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है टांडा मेडिकल कॉलेज में, जो एक गंभीर मुद्दा है। ये वेंटिलेटर दिए गए थे कोविड के दौरान, उस वक्त पूर्व सरकार के दौरान जब भारत सरकार से मिले थे, वो आगे दिए गए, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने भी कहा कि यह गंभीर मामला है, संबंधित मंत्री इस पे संज्ञान लें। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सिर्फ टांडा मेडिकल कॉलेज की ही बात नहीं है, चंबा मेडिकल कॉलेज को लेकर भी एक बात यहां उठी थी और चंबा मेडिकल कॉलेज को लेकर ये फिर विधानसभा के अंदर ये कहा गया कि चंबा मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की मशीन हर दिन काम करेगी, निजी कंपनी को निर्देश सरकार दे रही है। ये बात इसमें कही गई है, तो ये चंबा मेडिकल कॉलेज की बात है। अब बात करते हैं वाटर सेस और ओबीसी बैकलॉग को लेकर। ओबीसी बैकलॉग को लेकर शिक्षा विभाग के सवाल के जवाब में, शिक्षा विभाग में ओबीसी के 197 पद अभी बैकलॉग के खाली हैं। ये पद जो हैं टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल के हैं और ये जो प्राथमिकता के आधार पर इनको भरा जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। वाटर सेस, क्योंकि देखिए कर्मचारियों को सैलरी पेंशन नहीं मिल रही है,
तो जो राज्य सरकार के रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वाटर सेस जो इसी सरकार ने एक जो कदम उठाया था, वाटर सेस से अभी राज्य सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिला है। इसकी वजह यह है कि विधानसभा में यह बताया गया कि वाटर सेस से अभी तक 34 करोड़ 75 लाख इकट्ठा हुए थे, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था और इसीलिए आयोग के पास ये पैसा पड़ा है, ये राज्य सरकार को आगे नहीं दिया गया है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक बात है शराब के जो ठेके टेंडर हैं उसमें जो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान या उसके बाद सवाल उठाए थे वो निराधार थे, क्योंकि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किए गए थे। हमने 1 वर्ष में टेंडर के माध्यम से 485 करोड़ ज्यादा कमाए हैं, जबकि पूर्व सरकार ने जो है 665 करोड़ 5 साल में कमाए थे। तो इसमें भी एक जानकारी ये दी गई। एक विधेयक जो आज पारित कर दिया गया टीसीपी वाला, उसमें अब ग्रामीण इलाकों में भी भवन निर्माण के लिए नक्शे पास करना जरूरी होगा और 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर जो ये एक्ट है वो लागू होगा। पहले ये जो 2500 स्क्वायर मीटर का दायरा था उसमें ये लागू था। कल आप विस्तार से दिव्य हिमाचल में टीसीपी एक्ट के संशोधन को लेकर जो खबर है वो विस्तार से देख सकते हैं कि ये किस किस पर इसका असर आने वाला है। अगली बात करें तो वो बात है शास्त्री भर्ती की। देखिए, शास्त्री भर्ती को लेकर अभी जो प्रक्रिया है 194 पदों की ये भर्ती है। 5 जनवरी 2024 को काउंसलिंग हुई है, 17 नवंबर 2023 को भी हुई है, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई। 2 केस जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। एक केस जो है वो एक्स सर्विसमैन को लेकर है, एक एनसीटी के रूल्स को लेकर है। एनसीटी के रूल्स का खत्म हो गया है, एक्स सर्विसमैन का जारी है। हालांकि आजकल एक्स सर्विसमैन की काउंसलिंग अलग से भी चल रही है। ये जो अभ्यर्थी हैं आज मिलने आए थे, शिक्षा सचिव से जब मिलने आए तब ये हमारे सामने की बात है और शिक्षा सचिव ने इनको ये कहा कि कोर्ट से जब ये भर्ती निकल जाएगी तो उसके बाद हम इस पे कुछ कर पाएंगे। उसके बाद ये शिक्षा मंत्री से भी मिले और ये आग्रह किया कि इन भर्तियों को लेकर जल्दी से जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि जेबीटी की भर्ती हो गई लेकिन उनको अभी भी लटका कर रखा गया है। जो टेट के जो रिजल्ट आया है आज वो शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया है। इस रिजल्ट में कुल कैंडिडेट जो है 8 विषयों में 41,675 ने अप्लाई किया था, 37,286 अपीयर हुए थे और इनमें से 3,849 ने पेपर नहीं दिया। जो पास हुए वो सिर्फ 4,882 ही पास हुए। हैरानी की बात यह है कि शास्त्री में जो पास परसेंटेज है सिर्फ 4% है और जो पंजाबी टेट है उसमें पास परसेंटेज सिर्फ 1% है। 9% पास परसेंट है टीजीटी आर्ट्स में और 13% है टीजीटी मेडिकल में। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है उर्दू के टेट में जो 71% है। बाकी पूरी तरह से बहुत हाल खराब है। तो ये टेट के रिजल्ट में आज हमारे सामने जो बात आई है वो है। अगली बात करें अब इसके बाद का जो मामला है वो है जेओए लाइब्रेरी और जो जेओए आईटी 817 का। देखिए, जेओए लाइब्रेरी का जो मामला है इसके मामले में तो जो रिप्लाई है वो दिया गया है विधानसभा के अंदर और ये रिप्लाई शिक्षा मंत्री ने पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने यह सवाल पूछा था। रिप्लाई में ये कहा गया कि इन पदों को भर्ती करने का मामला हाईकोर्ट की विचाराधीन है, क्योंकि पिटिशनर ही हाईकोर्ट चले गए थे कि भर्ती जल्दी करो। अब सरकार ये कह रही है कि जब तक ये मामला वहां से नहीं निपटता तब तक हम आगे भर्ती इसमें कैसे कर पाएंगे। 771 पद टोटल सृजित हैं इसमें, इनमें से 4 भर दिए गए हैं, 767 पर अभी भर्ती होनी है। लेकिन इनको भरने से पहले इस पर विभागीय स्तर पर युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ही ये फैसला करेंगे कि इनको कब भरना है और कैसे भरना है। ये जेओए लाइब्रेरी को लेकर रिप्लाई दिया गया है। जेओए लाइब्रेरी के साथ है जेओए आईटी 817 का मामला और इसको लेकर 24 पोस्ट कोड की जो बात है वो भी साथ में है और 24 पोस्ट कोड के साथ साथ जो 980 को लेकर खतरा है वो भी इसके साथ ही है। इसीलिए हम इन तीनों मामलों को एक साथ ही ले रहे हैं। देखिए, जो रिप्लाई है, सवाल पूछा था सुधीर शर्मा ने और विनोद कुमार ने जो भाजपा के विधायक हैं दोनों।
रिप्लाई ये आया कि राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड 817 जेओएआईटी का परिणाम 9/8/2024 को घोषित कर दिया है। 1841 इसमें अभ्यर्थी हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये सबको निर्देश दे दिए थे 73 डिपार्टमेंट्स को कि सीएम ऑफिस से परमिशन के बिना ऑफर लेटर ना दिए जाएं। अब आज विधानसभा में फाइल आई थी राज्य सचिवालय से कार्मिक विभाग की। राज्य सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि जेओएआईटी 817 की नियुक्ति के लिए एक कॉमन फॉर्मेट बनाया जाए नियुक्ति के लिए, और उस कॉमन फॉर्मेट की परमिशन के लिए फाइल आज आई थी। उसके बाद नियुक्ति सभी को एक साथ देनी है कि ब्रेक करके देनी है 300-300, 400-400 करके, या फिर विभाग करके कि जिन विभागों में ज्यादा जरूरत है पहले उनमें दी जाए, फिर एक एक करके आगे किया जाए। वो अभी सरकार ने फैसला लेना है। तो ये हो गई जेओएआईटी 817 की बात। रिप्लाई में कहा गया कि ओटीए के 162 पदों को लेकर 30 मार्च 2024 को परीक्षा हुई थी, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब 5 महीने से इसका रिजल्ट नहीं आया है। और हैरानी देखिए कि जब दीपक सानन कमेटी ने रिपोर्ट दी थी तो उसमें यह कहा गया था कि सीबीटी का टेस्ट 3 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, 3 दिन में रिजल्ट आ सकता है। इधर 5 महीने से नहीं आया। और इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि जिस एजेंसी ने ये परीक्षा ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, उसकी पेमेंट नहीं हो रही। तो ये दूसरी बात हो गई। इसके बाद जो रिक्विजिशन है तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से, ये 12 पदों की अलग से है, इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और जो अलग से 24 पोस्ट कोड हैं, इनको भी राज्य चयन आयोग को दे दिया गया है, ये भी सरकार ने कहा है। इसमें 903 जेओएआईटी है, 939 ऑलरेडी है, तो ये 2 निकाल दीजिए तो रह गए 22 में से भी 2 का रिजल्ट घोषित हो गए हैं, तो अलग हो गए। बाकी जो हैं इसमें वो डिस्पेंसर हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं, कंप्यूटर सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, छात्रावास अधीक्षक पीटीआई हैं, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी हैं, मत्स्य अधिकारी हैं, कॉपी होल्डर हैं, सैनिटरी सुपरवाइजर, असिस्टेंट केमिस्ट, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पैटर्न मेकिंग, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर बेल्डिंग, ये 3 अलग अलग हैं। फिर मनोविज्ञान सह पुनर्वास अधिकारी स्टेनोटाइपिस्ट हैं, एक है ये। जेओए लेखा 23 हैं, 23 पद हैं। वर्कशॉप इंस्पेक्टर 1 है, लॉ ऑफिसर है, जेओएआईटी है, लॉ ऑफिसर का रिजल्ट घोषित हो गया है। फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है। सचिव किन्नौर विपणन समिति ये विड्रॉ हो गया है, तो ये इनको नहीं गया है, लेकिन रिप्लाई में आ गया। देखिए अपडेट नहीं है, सूचना ये। फिर जूनियर इंजीनियर पुरातत्व के 3 पोस्ट हैं और संरक्षण सहायक के 3 पोस्ट हैं। तो ये बात हो गई कि इनको दे दिया गया है, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके साथ पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक को लेकर खतरा क्यों है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए राज्य सरकार ने रिप्लाई दिया है कि इस बारे में मंत्रिमंडलीय उप समिति जो 20 फरवरी 2024 को गठित की गई थी की संस्तुति के निर्णय के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सरकार द्वारा 8/11/2023 को गठित कमेटी ने, ये राज्य सरकार की ऑफिसर्स की अपनी कमेटी है, 6/12/2023 को आयोजित बैठक में ये सर्वसम्मत विचार दिया है कि पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक शिक्षा की परीक्षा विशिएटेड हो गई है, दूषित हो गई है, क्योंकि प्रश्न पत्रों की पांडुलिपि परीक्षा से पहले ओएमआर शीट, परीक्षा से पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो व्यवस्थित रूप से बेची गई थी, मतलब इसमें सेल हुई है, इसीलिए इसको बेच दिया गया था, ये इसमें कहा गया है। दागी प्रतिभागियों को बेदाग प्रतिभागियों से अलग करना मुश्किल है इसमें कि कितने टेम्पर्ड है, कितने जो हैं वो बेदाग हैं, और इस तरह चयन प्रक्रिया के परिणाम की वैधता लॉस्ट हो गई है, खो गई है। अब ऐसे में ये रिजल्ट आएगा कि नहीं, इसमें संदेह है, और संदेह का आधार पिछली बार जो हमने बताया था वैसा ही है, क्योंकि आइदर या तो जांच एजेंसी ये कहे कि हमने चार्जशीट सबमिट कर दी है और ये कंप्रोमाइज्ड एग्जाम नहीं है, तभी इसमें सब कमेटी आगे बढ़ पाएगी, और अगर सब कमेटी आगे नहीं बढ़ी तो फिर ये रिजल्ट नहीं आएगा, ये इसमें खतरा है। इसके बाद अगली बात करें तो वो है अब कैबिनेट से पहले सीएलपी की। देखिए विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन कैबिनेट से बैठक के पहले आज मुख्यमंत्री ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाई है। दरअसल जो जिस दिन विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उसी दिन ये बैठक भी होनी थी, लेकिन उसमें टाइम कम था, पूरी डिस्कशन नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज ये सीएलपी दोबारा से हो रही है। लेकिन
इस सीएलपी में होने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इसमें अगर कोई मसले डिस्कस होंगे तो ऐसा भी संभव है कि जो विधानसभा का बिजनेस है उसमें आ सकते हैं, या फिर अगर कैबिनेट होगी तो उसमें जो इन फैसलों को अगर बिल के तौर पे लाना है तो उसमें लाया जा सकता है। ये दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अगली बात करें तो वो है अब पेंशन बंद होने का। देखिए, विधानसभा में आज उन विधायकों की पेंशन बंद होने का विधेयक आ गया है, विधानसभा के सत्र पे रखा गया है, जिनको दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। राज्य सरकार ने ऑब्जेक्शन रीजन दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन एक्ट 1971 के दृष्टिगत अधिनियम इसको किया गया है। वर्तमान में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन विधायी सदस्यों के दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण के लिए ये प्रावधान जो है इसमें संशोधन किया जा रहा है। संशोधन किया जा रहा है धारा 6 के ख में। इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा यदि उसे संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया हो। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसके द्वारा पहले ली गई पेंशन की रकम ऐसी रीति में वसूल की जाएगी जैसी विहित की जाए। मतलब ना सिर्फ पेंशन बंद होगी जो अयोग्य घोषित किए गए हैं, बल्कि यदि उन्हें कोई पेंशन मिल गई है तो वो भी रिकवर हो जाएगी। तो ये प्रावधान किया जा रहा है। आज इस बारे में इसको विधानसभा में रखा गया है और इसको आगे फिर पारित करने के लिए लगाया जाएगा। इसका इमीडिएट इफेक्ट दो लोगों पे आएगा, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो पर, क्योंकि वो अब विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। बाकी जो लोग हैं वो चुनकर वापस आ गए हैं, जो उन पे कोई असर इसका होगा नहीं। जो लोग अभी हार गए हैं लेकिन पहले विधायक रहे हैं, जैसे राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर, उन पर इस कार्यकाल की जो 2 साल की पेंशन है वो नहीं जाएगी, बाकी उन पर भी इसका कोई असर नहीं है। तो ये 2 चीजें इसमें होंगी। अगली बात है रिटायरमेंट एज पर जो हलचल चल रही है। देखिए, रिटायरमेंट एज को लेकर क्लास 4 के लिए हिमाचल हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि क्लास 4 में 58 और 60 दो आयु सीमा नहीं हो सकती। इसीलिए राज्य सरकार सभी को 60 साल में ही रिटायर करे। राज्य सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी राज्य हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन आज जो इसको लेकर जो अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ है, इन्होंने अपनी बैठक करके ये डिसीजन लिया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं मोहनलाल कश्यप इनके, और जो बाकी लोग हैं इसमें प्रदेश महासचिव बलदेव ठाकुर, राजेंद्र प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा इत्यादि हैं। इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए बगैर इस डिसीजन को लागू करे और जो क्लास 4 कर्मचारी हैं उनको 60 साल में ही एक समान रिटायर किया जाए, क्योंकि आजकल कर्मचारी 45 से 50 साल की अवधि में आयु सीमा में रेगुलर हो रहे हैं, तो उनको आगे जो सर्विस है वो कम मिलती है। ये जो रिटायरमेंट एज को लेकर हलचल है ये उसकी बात है। अब बात करते हैं सैलरी पेंशन शेड्यूल, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट और कर्मचारी जो है वो पेनल्टी से क्यों डरे हैं। ये 3 चीजें आज की महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 तारीख हो गई और राज्य के कर्मचारियों को ना सैलरी मिली है ना राज्य के पेंशनरों को पेंशन मिली है। अभी जो सैलरी मिली है वो सिर्फ बोर्डों में मिली है। मार्केटिंग बोर्ड में सैलरी मिल गई है, बिजली बोर्ड में सैलरी मिल गई है, जिला परिषद के कर्मचारियों को सैलरी मिल गई है। और इसी तरह से जो विश्वविद्यालय जो डायरेक्टली ट्रेजरी से कनेक्टेड नहीं है सैलरी के मामले में या ट्रेजरी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके यहाँ अपने यहाँ सैलरी और पेंशन की डिस्बर्समेंट उस तरह से हो गई है। लेकिन जो ट्रेजरी पर डिपेंडेंट हैं उनको सैलरी नहीं अब तक मिली है, ना ही पेंशनरों को पेंशन मिली है। ऐसे में क्या नया शेड्यूल सरकार सामने लाएगी और ऐसी उम्मीद क्यों लग रही है?
क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर एक स्टेटमेंट दी है, विधानसभा के अंदर तो नहीं लेकिन जो मीडिया ब्रीफिंग में एक बात कही है मीडिया के सवालों के जवाब में। जो सवाल विधानसभा के अंदर विपक्ष नहीं पूछ पाया मुख्यमंत्री से कि 3 तारीख हो गई, सैलरी नहीं मिली, सैलरी मिलेगी कब, तो वो सवाल बाहर मीडिया ने पूछा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। सीएम ने जवाब दिया कि सैलरी पर मैं जो कर्मचारियों की सैलरी को लेकर मैं विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट दूंगा। ये एक बात है, आप एक एक करके इन चीजों को समझिए। सीएम ने कहा कि कर्मचारी और पेंशनर हमारे भाई हैं, उनकी सैलरी को रोकना या पेंशन को रोकना सरकार का उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ डिले है और इस पर मैं विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट दे दूंगा क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जरूरी हो गया था। ये एक लाइन ये है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बोर्ड निगमों में अपने सिस्टम के हिसाब से जो सैलरी पेंशन है वो सरकार ने नहीं रोकी है, तो वो रूटीन में उस तरह से चल रही है। कर्मचारियों के मामले में हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं जो ट्रेजरी से कनेक्टेड है। आर्थिक, एक और बात उन्होंने कही कि हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर जो स्टेप लिए जा रहे हैं उनका असर है। बीजेपी ने पिछली सरकार में जो वित्तीय कुप्रबंधन किया उसके कारण ये गड़बड़ हुई, संस्थान बिना सोचे समझे खोले गए और सब्सिडी एक समान बांटी गई, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे कोई लखपति हो, तो उसके कारण ये दिक्कत आई है। हमने राज्य में व्यवस्था को ठीक करने के दृष्टि से कदम उठाए, बिजली की सब्सिडी पर इफेक्टिव स्टेप लिए हैं और 1 रुपया जो टैरिफ है उसको लेकर स्टेप लिए जा रहे हैं। पानी पर अब 100 रुपए का बिल सबको आएगा, जो 50,000 से कम जिनकी इनकम है उनको छोड़कर। डीजल पर हम कुछ बढ़ा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा हो सकता है वैट को बढ़ाने को लेकर आगे सरकार फैसला ले, और कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से हम इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। अब आप देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सैलरी और पेंशन का शेड्यूल बदल सकता है हिमाचल में, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब ये शेड्यूल पहले बदल चुका है। उन्होंने जो 3 तरह की कैटेगरी सैलरी के लिए बना रखी है, आधे को पहले हफ्ते में आती है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। शेड्यूल बनाने की जरूरत भी क्यों है? मुख्यमंत्री ने कहा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रेजरी में रिसीट के साथ डिस्पर्समेंट को कनेक्ट किया जा सकता है, ये आकलन है अभी। और वैसे भी जो कांग्रेस के 3 विधायकों की तरफ से जो नियम 130 में नोटिस दिया गया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया है स्पीकर ने, वो विधानसभा में चर्चा के लिए लगने वाला है। जब ये चर्चा के लिए लगेगा तो मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे, इसी जवाब में ये स्टेटमेंट भी हो सकती है। यह भी संभव है कि ये स्टेटमेंट बिना इस जवाब के हो जाए, लेकिन इस स्टेटमेंट में मुख्यमंत्री फ्यूचर जो प्लानिंग है राज्य सरकार की उसको बता सकते हैं। मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन से इसको क्यों ऐसा समझ रहा हूं, उसकी वजह यह है कि सरकार संभव है ये चाहती हो कि सैलरी के लिए लोन को कनेक्ट करने के बजाय, सैलरी के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज करने के बजाय, सैलरी की डिसबर्समेंट को ट्रेजरी की रिसीट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। मान लीजिए एक रिसीट आती है बड़ी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, किसी भी तारीख को आती है, तो उस तारीख से एक डिसबर्समेंट हो जाए। दूसरी आती है ऑन टैक्स रेवेन्यू या जो जीएसटी है या जो बाकी चीजें हैं उसके साथ, वैट की कलेक्शन है, एक्साइज की कलेक्शन है उसके साथ, तो फिर उसके साथ एक डिसबर्समेंट कनेक्ट हो जाए। और फिर एक आती है सेंट्रल टैक्सेस के डेवोल्यूशन की, तो उसके साथ फिर पेंशन को कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरह का शेड्यूल राज्य सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए दे सकती है, और इसके बारे में विधानसभा के अंदर जब रिप्लाई आएगा तो उसमें हमें चीजें क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। लेकिन आने वाले दिनों में जो व्यवस्था पहले से चल रही थी वो वैसे ही रहेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती, क्योंकि राज्य सरकार के पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ज्यादा चैलेंज का है, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इस बार से भी 3,000 करोड़ कम हो जाएगी। तो ये शेड्यूल सैलरी पेंशन के लिए आने वाला है। इस शेड्यूल से पहले राज्य सरकार के राज्य सचिवालय के उन्हीं कर्मचारियों ने मांग उठाई है, कर्मचारियों की आवाज उठाई है, जिन्होंने राज्य सरकार के नोटिस भी झेले हैं। और कोई भी संगठन, चाहे वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 1 हो, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 2 हो, या फिर जो कर्मचारी महासंघ एक इससे भी बाहर एक नया सभी विभागों से जोड़ के एक अभी हाल ही में देखने को मिला है, वो हो, किसी ने अभी तक ये बात नहीं की है। आज जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रधान है संजीव शर्मा, उन्होंने ये डिमांड उठाई कि जो राज्य के सरकारी कर्मचारी जो हैं उनकी हर चीज सैलरी से चलती है, उनका अगर लोन है तो सैलरी से कटता है, ऑटो डेबिट पे सारे हैं, तो जो बैंक हैं उनको ये निर्देश दें चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है
कि सभी बैंकों को निर्देश दिया जाए कि राज्य सरकार क्योंकि एक तारीख को सैलरी नहीं दे पा रही, तो जो इनकी जो डिसबर्समेंट की जो ऑटो कट की जो किस्तों की एक तरह से डेबिट ऑटो होता है, उस पेनल्टी से रोकने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए जाएं। दूसरा, इनके जो महासचिव हैं कमल कृष्ण शर्मा, इन्होंने एक सवाल उठाया है। इस साल का जो बजट है, जो विधानसभा ने पिछले बजट सेशन में पारित किया है, उस बजट में कर्मचारियों की सैलरी पर विधानसभा के अंदर वोट होता है। 2 डीए की किस्तें उस बजट में वोट के जरिए पारित की जाती हैं। तो जो बजट पारित किया गया विधानसभा के अंदर, वो पैसा गया कहां? ये सवाल राज्य सरकार के सचिवालय के कर्मचारियों ने उठाया है। अभी तक बाहर के जो संघ महासंघ हैं, उनकी तरफ से इस तरह की कोई अभी तक क्वेरी नहीं है, लेकिन इसके जवाब में रिप्लाई जो है वो मेन जो चिंता है कर्मचारियों की, वो है पेनल्टी की। क्योंकि अगर ऑटो डेबिट जो होता है किस्त की, चाहे वो एजुकेशन लोन की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो किसी इलाज के नाम पे हो, चाहे वो हाउस लोन की हो, तो उसमें जो पेनल्टी का खतरा है, जो बड़े सारे कर्मचारी सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, उसके लिए सचिवालय कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को लिखा है। और इसके बाद मुख्य सचिव क्या स्टेप लेते हैं वो उनकी बात है, लेकिन एक बात जो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के बारे में जो स्थिति स्पष्ट होगी, वो सीएम की स्टेटमेंट से होगी, जो इसी मॉनसून सत्र में विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देंगे। और उस स्टेटमेंट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर राज्य सरकार नए स्टेप ले सकती है। क्योंकि जो अभी चीजें चल रही हैं, वो अभी मान लीजिए अगले 2-3 महीने संभाल भी ली जाएं, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा दिक्कतें दिख रही हैं। इसीलिए कोई नए स्टेप सरकार लेने जा रही है, ताकि सैलरी के लिए लोन जो है डिपेंडेंस कम हो, सैलरी के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट को इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि आरबीआई से भी राज्य सरकार पर कोई और पेनल्टी ना लगे। मुश्किल ये दौर है, लेकिन जैसा आज सीएम ने भी कहा कि इसमें सबके सहयोग की जरूरत है। और वैसे भी जो चीजें हैं अब आने वाले दिनों में, ये मैंने जैसे आपको बताया, एक हैबिट की बात होती है। अभी अगर हैबिट बन गई तो फिर 1-2 महीने में ये दिक्कत होती है। फिर उसके बाद सैलरी चाहे 1 तारीख को आए, चाहे 5 को आए, चाहे 12 को आए, कोई ज्यादा उसका वो नहीं है। महीने में एक बार आनी चाहिए। फिर लगभग ये सिचुएशन हो जाती है जैसा कि कभी एचआरटीसी के साथ था और कभी 1-2 बार बिजली बोर्ड के साथ भी हो चुका है। आने वाले दिनों में किस तरह ये चीजें आगे बढ़ेंगी, वो सबसे पहले अभी मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई है उस पर निर्भर कर रहा है। और इसमें अगर कोई नया फॉर्मूला आ गया तो वो ठीक है, लेकिन अगला जो बजट आ रहा है राज्य सरकार का, उस बजट में बहुत सारे परिवर्तन मुख्यमंत्री करेंगे। क्योंकि अभी जो डिस्कशन चल रही है विभागों से या विभागीय अधिकारियों से, बहुत सारी चीजें बदलने वाली है हिमाचल के सरकारी नेटवर्क में। और उसमें चाहे कर्मचारियों की रैशनलाइजेशन हो, चाहे निगम बोर्डों की वैधता पर सवाल हो, उनकी जरूरत है भी कि नहीं, और जो चीजें लीक हो रही हैं सरकारी सिस्टम से, उनको लेकर भी जो चीजें हैं वो इस अगले बजट में एड्रेस की जाएंगी। और तभी जो है हिमाचल की व्यवस्था थोड़ी ठीक होगी, जो फाइनेंशियल तौर पर बिगड़ी हुई है। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे। कल विधानसभा रूटीन के तौर पे शुरू होगी। जो भी बिजनेस होगा उसके हिसाब से सुबह हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, उसमें उसकी डिटेल आपके सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।